हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से अर्थोनॉमिक्स के इस बेहतरीन सीरीज़ में। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। आज पार्ट 2 है, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बने हैं, उसको लेकर। रेगुलर इसको लेकर अलग-अलग टॉपिक से अलग-अलग पार्ट्स बन चुके हैं। तो आपको अगर पिछले पार्ट्स को भी देखना है, पिछले टॉपिक्स को भी देखना है, तो अर्थोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। और देखते हैं, हमने कवर कर लिया है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और मनी एंड सप्लाई में भी जो क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर में आए हैं, उनको भी हमने कवर कर लिया है। अभी हमारा चल रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन। इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल लास्ट 10 ईयर में 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2025 टू 2015 टू 2025 के बीच में। और इस क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे हैं कि एवरेज 1 क्वेश्चन एवरी ईयर इससे पूछा हुआ है। कल मैंने कहा था कि 9 क्वेश्चंस आए हैं ना, लेकिन फिर मैंने देखा कि आज मैंने जब इस चीज़ को देखा और अच्छे से, तो हमें मिला भई एक क्वेश्चन जो 2025 में आया है वो और है। तो ये टोटल 9 क्वेश्चंस आपके बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमें पार्ट 2 आज हम देखेंगे इसका। और पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 तक हमने 6 क्वेश्चंस को ओवरऑल कवर कर लिया है। और उसके बाद अब हम आज 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये 7th क्वेश्चन है और इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जा रहा है, महंगाई बढ़ जाए बहुत ज्यादा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जी सेक्स है, उनको क्या कर रहा है? ये खरीद रहा है। गवर्नमेंट आरबीआई खरीदना शुरू कर देगी, बाय करना शुरू कर देगी। इस पर ध्यान देना है। इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। यहाँ क्या कर रहा है? डॉलर को सेल किया जा रहा है तेजी के साथ। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू बी इंड्यूस आरबीआई बाय डॉलर। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोपियन यूनियन में क्या हो जाए? कम हो जाए, तो क्या आरबीआई डॉलर्स को यहाँ पे क्या करेगी? दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी। ठीक है, डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अब ये दो तीन चीजें हैं, तीन स्टेटमेंट है इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। बात को अच्छे से देखना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? टू हाई, है ना? अगर हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, और तो क्या होगा? तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में? इंटरवेट करेगा। कैसे? कि अगर आरबीआई को ऐसा फील होता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, तो इट विल बी सेल। यहाँ पे क्या करेगा? वो सेल करना शुरू कर देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ना कि खरीदना। क्यों? क्योंकि जब आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई परचेज करेगा, यानी कि बाय करेगा, खरीदेगा। तो खरीदने के लिए आरबीआई क्या करेगा? पैसा देगा ना, पैसा देगा। और ये पैसा कहाँ इनफ्लो होगा? पैसा इकोनॉमी में जाएगा। और इकोनॉमी में जाएगा तो और ज्यादा क्या होगा? मनी सप्लाई होगा। और मनी सप्लाई जब ज्यादा होता है तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी। और डिमांड जब और ज़्यादा बढ़ेगी और उसकी सप्लाई इतनी नहीं होगी, गुड्स की सप्लाई नहीं होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या करेगी आरबीआई? बाय करने के बजाय उसको सेल कर देगी। किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी, यानी कि बेचना शुरू करेगी। जब ये बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई, तो बेचने से क्या होगा? बेचने से क्या आता है कि पैसा जो है आरबीआई के पास आएगा, यानी कि इकोनॉमी से पैसा किस तरफ फ्लो होगा? इकोनॉमी से पैसा जो फ्लो होगा वो आरबीआई की तरफ फ्लो होगा। और आरबीआई की तरफ जब फ्लो होगा तो इकोनॉमी से लिक्विडिटी कम होगी, यानी कि जो लिक्विडिटी बनी हुई थी वो कम होगी। और पैसा कम इकोनॉमी में प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी कम होगी और सप्लाई के इक्वल आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? कि प्राइसेस डाउन होंगे, इन्फ्लेशन कम होने लगेगा। तो यहाँ पर सेल नहीं किया जाएगा, बाय नहीं किया जाएगा, बल्कि सेल किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। तो भाई देखो, फर्स्ट तो फिर क्या होगा? अपना आंसर हो ही नहीं सकता है। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस भी ले सकते हो आप लोग। ए, सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 1-1 ऑप्शन में आ रहा है। तो सीधा सा अगर हम देख लें, तो अगर आपने ये भी क्रैक कर लिया ना, फर्स्ट स्टेटमेंट को भी क्रैक कर लिया, ये क्वेश्चन इतना ईज़ी है कि आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी हम चूँकि पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा चीज़ों को समझ रहे हैं, तो हम एक-एक स्टेटमेंट को भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ अ रूपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएट। रूपी क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रहा है। लगातार जो है रूपी जो है डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका मूल्य कम हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है। आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर इन मार्केट। तो आरबीआई अगर क्या करेगा? सेल करना शुरू करेगा डॉलर्स को। क्या करेगा? डॉलर्स को बेचना शुरू करेगा। तो अब आप देखेंगे कि जो रूपी है ना, रूपी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा था? रूपी डेप्रिशिएट इसलिए हो रहा था क्योंकि जो डॉलर है, डॉलर का डिमांड जो है वो बढ़ रहा था और डॉलर की सप्लाई जो है वो कम थी इकोनॉमी में। ठीक है? इकोनॉमी में क्या थी? डॉलर की सप्लाई कम थी। यानी डॉलर जो है आप देखेंगे तो इसकी जो सप्लाई है, सीधा सा समझिए कि सप्लाई कम थी।
सप्लाई कम थी और रुपए की सप्लाई ज़्यादा थी, रुपए की सप्लाई ज़्यादा थी तो डेप्रिशिएट था। यानी कि आप सीधा सा समझिए, क्या एक टर्म होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि अगर डिमांड ज़्यादा हो किसी चीज़ की और क्या हो, सप्लाई, बहुत बेसिक सा टर्म है, सप्लाई कम हो, ठीक है, सप्लाई कम हो, तो क्या होता है कि प्राइस ज़्यादा होते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो क्या हो जाएगा कि वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, उसका वैल्यू अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि रुपए का जो सप्लाई है इकोनॉमी में, वो क्या है, हाई है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा सप्लाई होगा, तो अब क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई होने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जो वैल्यू है, वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, तो वैल्यू कम है। और यहाँ पर अगर आप डॉलर को देखेंगे, तो डॉलर की सप्लाई, इसका मतलब इस समय क्या है, कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो अब इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? तो आरबीआई जो डॉलर उसके पास रखा हुआ है ना, उस डॉलर को वो सेल करना शुरू कर देगा। सेल करने से क्या होगा कि डॉलर इकोनॉमी में इनफ्लो होगा, और इकोनॉमी में इनफ्लो होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सप्लाई इसकी डॉलर की बढ़ेगी। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो उसका जो वैल्यू है, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो रुपए का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा था, रुपया अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और डॉलर जो है धीरे-धीरे डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिला के एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसी वजह से अपना सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इफ द रुपीज़ बहुत तेज़ी के साथ डेप्रिशिएट हो जाए, तो आरबीआई क्या करना शुरू कर देगा कि एक काम ये करना शुरू कर देता है कि वो सेल करना शुरू कर देता है, किस चीज़ को, डॉलर को मार्केट में सेल करना शुरू कर देता है। सेम यही चीज़ तीसरे में भी होगा। इफ इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन और यूएसए में क्या हो कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, है ना, डाउन हो जाए, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर। तो अब यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा कि आरबीआई आरबीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एफआईआई है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ से इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तेजी के साथ इंडिया में बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जब इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो वो इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसकी वजह से क्या है कि डॉलर तेज़ी के साथ इंडिया में आएगा, उसे खरीदना शुरू कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर जब इंडिया में ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या आ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है डॉलर का, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, डिमांड ऑफ रूपी विल कॉज़ द रूपी इज़ एप्रिशिएट, है ना? रूपी बढ़ना, रूपी एप्रिशिएट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब इस चीज़ को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो डॉलर है वो हाई हो गया, है ना? डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हो गया, डॉलर का इनफ्लो ज़्यादा हुआ, तो ये डेप्रिशिएट हो गया। अब इनफ्लो किसका ज़्यादा है? सप्लाई ज़्यादा है डॉलर का, लेकिन रुपी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? एप्रिशिएट हो जाएगी, क्योंकि इसका सप्लाई इतना नहीं है, नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? एप्रिशिएट हो जाएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से हम देखेंगे कि रुपया अगर ज़्यादा एप्रिशिएट हो जाए, तो हमारे लिए इम्पोर्ट करना क्या हो जाता है? महँगा हो जाता है ना? इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट हाइली कॉस्टली हो जाता है, या हम कह सकते हैं इम्पोर्ट जो है वो कॉस्टली हो जाता है। अब इस चीज़ को भी बैलेंस करना है, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करती है आरबीआई? आरबीआई विल बाय डॉलर्स को खरीदना शुरू कर देगी एंड इंजेक्ट रूपी इनटू द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम में रुपी को इंजेक्ट करना शुरू कर देगी। कौन? जब आरबीआई डॉलर को खरीदेगी, बाय करेगी, तो क्या देगी? रुपया देगी ना बदले में, और रुपया कहाँ जाएगा? ये इकोनॉमी में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, और रुपया जो है, जो एप्रिशिएट हो रहा था बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा डेप्रिशिएट हो जाएगा और एक बैलेंस क्रिएट करेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि अपना जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी सही हो जाता है। तो आई होप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से एन्जॉय किया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, एक-एक स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया। तो क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो जल्दी से लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना। 8th क्वेश्चन पर आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द आरबीआई इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, टर्म से हमेशा इकोनॉमी में क्वेश्चंस बनते हैं, आपके अगर टर्म्स क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो, स्टेरिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर होगा ए, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का एक पार्ट है। अब ये कैसे है? देखिए, सीधा सा एक बात उसी चीज से ही है कि डॉलर के इनफ्लो और आउटफ्लो से रिलेटेड है कि क्या हो जाए कि इकोनॉमी में
डॉलर का जो इनफ्लो है वो हाई हो जाए, ठीक है? हाई हो जाएगा। तो जब हाई हो जाएगा, इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो डॉलर क्या हो जाएगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा कि नहीं? डेप्रिशिएट हो जाएगा एंड रूपी, जो इंडियन रूपी है, रूपी विल एप्रिशिएट, रूपी एप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है? जब रूपी एप्रिशिएट हो जाएगा, तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई स्टार्ट बाइंग डॉलर, डॉलर को खरीदना शुरू कर देगी बड़े आराम से। जब डॉलर को खरीदना वो शुरू कर देगी आरबीआई, तो क्या हो रहा था कि इकोनॉमी में इनफ्लो अब बढ़ेगा किसका? रूपी का। रूपी का इनफ्लो बढ़ेगा। जब रूपी का इनफ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक सेंस आरबीआई को मिलेगा कि भाई ज़्यादा हो गया और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, है ना? न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि भाई देखो डॉलर का भी है और यहाँ पर ये चीज़ जो है उसको बैलेंस करने एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को बैलेंस भी करना है। और दूसरा कि इतना भी हमें जो इनफ्लो हुआ है पैसे का, उससे इन्फ्लेशन भी हाई हो रहा है, तो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तब उस कंडीशन में आरबीआई लेकर आता है एक टर्म जिसे कहा जाता है मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़। मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़ को लेकर आता है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, ये जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, इस सिक्योरिटीज़ को आरबीआई सेल करना शुरू कर देता है, बेचना शुरू कर देता है। जब आरबीआई इसको बेचेगा, तो जो सरप्लस पैसा है, सरप्लस पैसा है ना, सरप्लस जो रुपया है, उसको वो क्या कर लेगा? एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा इकोनॉमी से, किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसी को क्या कहा गया? स्टेरिलाइज़ेशन कहा गया। और ये, या आप इसे कह सकते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि ओएमओ से ये रिलेटेड है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब आप स्टेरिलाइज़ेशन का टर्म यही कहता है, ये इसी मार्केट स्टेबलाइज़ेशन सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए, तो आप समझ जाना कि स्टेरिलाइज़ेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब आप कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से हमेशा याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट के जीसैक होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, उसको सेल परचेज़ किया जाएगा, उसके थ्रू जो है क्या किया जाएगा, कोई सिक्योरिटीज़ बेची जाएगी। तो जैसे मार्केट स्टेबलाइज़ेशन सिक्योरिटी है, वो एक तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस ही कहलाती हैं और इसके थ्रू क्या किया जाता है कि जो सरप्लस पैसा इनफ्लो हो गया, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सरप्लस पैसा जो उसको इंजेक्ट किया गया था इसको डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए, और उसकी वजह से ज़्यादा पैसा इनफ्लो हो गया था इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर से इकोनॉमी से पैसा एब्ज़ॉर्ब करना है, तो उसके लिए आरबीआई लेके आई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज़, और जिसको बेचकर सरप्लस पैसा को एब्ज़ॉर्ब किया गया और इसी सिचुएशन को या इसी टर्म को कहा गया स्टेरिलाइजेशन, या आप इसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है? ये भी आप इसे कह सकते हैं। ओके? तो ये भी क्वेश्चन अपना एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, सुंदर, खूबसूरत था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो कमेंट में अच्छा-सा एक प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना जिन्होंने नहीं किया अभी तक। 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये जो 9th क्वेश्चन देखो, ये स्टेरिलाइजेशन वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने शायद आपको बताया नहीं कौन से ईयर में पूछा गया था। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने शायद आपको ये भी नहीं बताया, कि ये कब पूछा गया था। ये 2022 में आई थिंक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। देखो हर साल क्वेश्चन बन ही रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9th क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका 2023 में एक क्वेश्चन बना था और इस क्वेश्चन का बेस अगर आप देखेंगे तो पोस्ट पैंडेमिक, है ना? महामारी, जो कोविड महामारी आया था उसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देखो जब भी ऐसे स्टेटमेंट हो ना, तो इसको पढ़ने का एक तरीका होता है ना? सॉल्व करने का एक तरीका होता है। कैसे? इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। अब इसके आगे लगा दीजिए बिकॉज़, ठीक है? बिकॉज़ सेंट्रल बैंक्स जनरली assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means। तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जब हम कंज्यूमर प्राइस की बात कर रहे हैं, है ना? कंज्यूमर प्राइस बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब क्या हो गया? कि भाई ये इन्फ्लेशन आ रहा है ना?
और हम सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग तो हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद हमने देखा कि सेंट्रल बैंक बहुत सारे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक थे जैसे अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसने भी बढ़ा दिया था अपना रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया था और यूरोपियंस ने भी बढ़ा दिया था। इंडिया में भी हमें देखने को मिला कि ये बहुत तेज़ी के साथ मतलब जो इंटरेस्ट रेट थे वो हाई हुए थे। ठीक है? जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ में जो है वो हाई हुए थे। तो ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय हमने देखा था कि पोस्ट पैंडेमिक जो सप्लाई है ना? वो डिस्टर्ब हुई थी, सप्लाई बहुत कम हो गई थी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, है ना? प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ था, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, डिस्टर्ब हो गया था प्रोडक्शन, सप्लाई कम हो गई थी इसकी वजह से डिमांड जो है वो उतनी ही बनी हुई थी, यानी कि डिमांड हाई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स थे, उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। ठीक है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बिल्कुल। तो यहाँ क्या होगा कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। जब सेंट्रल बैंक इस चीज़ को मानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम जो है क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइस यानी कि आप इस चीज़ को समझिए इन्फ्लेशन कह रहा है वो। कंज्यूमर प्राइस को क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, बढ़ने से रोका जा सकता है। तो इसीलिए क्या किया गया था, दुनिया भर जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, जैसे फेडरल बैंक था मेनली अमेरिका का, उसने क्या किया था जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिए थे। ओके? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जनरल कॉमन सेंस पर है और सामान्य जनरल कॉमन सेंस लगाकर इस क्वेश्चन को किया जा सकता है और मेरे दोस्तों याद रखना कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होता है। तो आराम से आप जब टर्म्स को समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आप ऐसे एक आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा? कमेंट कीजिए जल्दी से और अपना प्यारा-सा लव मुझे भेज दीजिए। शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में भी थोड़ा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये देखिए 2025 में आया। मैं इस क्वेश्चन को लेकर ऐसे भी था कि मैं इस क्वेश्चन को आपको फाइनेंस मार्केट में पढ़ाऊँ क्या जाके, है ना? फाइनेंस मार्केट में रखूँ क्या? फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसको अब हम यहीं पर ही कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। क्योंकि इसमें आरबीआई का भी ज़िक्र आ रहा था थोड़ा, लेकिन आरबीआई का यहाँ कोई रोल है नहीं। ये सेबी के साथ पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक यहाँ पे पढ़ा देते हैं, फिर आएगा दोबारा हम फिर कर लेंगे। तो आगे भी जो फाइनेंस मार्केट के क्वेश्चन्स आएँगे, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ये जो क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है अपना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है इसमें? द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज़ देखो अब यहाँ पर यहीं से समझ में आ जाना चाहिए लिस्टेड कंपनीज़ है ना? इन इंडिया टू सबमिटेड अ बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इसे बीआरएसआर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बीआरएसआर कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिस्टेड कंपनीज़ तो अब जब कंपनीज़ की बात आती है तो मैं ये कह रहा हूँ कि आरबीआई के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? बैंक्स की है ना? जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उसको लेकर है। तो यहाँ पे कंपनीज़ का नहीं, तो ये पहली बार में ही जो है दिमाग में खटक जाना चाहिए कि भाई ये स्टेटमेंट जो है क्या गलत हो सकता है या सही हो सकता है? तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों कर इनकरेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ लिस्टेड कंपनीज़ की बात हो रही है और कंपनीज़ की जब बात होगी तो आप चले जाइए फाइनेंस मार्केट में यानी कि सेबी के पास चले जाइए या अदर्स जो बॉडीज़ होती हैं जो कंपनी को रेगुलेट कर रही होती हैं, उनके पास चले जाइए। लेकिन जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आती है तो ये तो बैंक से रिलेटेड हो सकता है। बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल रेगुलेशन फॉर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको लेकर हो सकता है। ना तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ कंपनी से इसका कोई सीधा डायरेक्ट मतलब नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है। तो फिर ये बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कौन इश्यू करता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए बस यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर आप क्या कर लिख दो, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह आपको क्या लिखना है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी करता है इस काम को कि वो लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं टू सबमिट अ बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कम्स फ्रॉम द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नॉट द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्लियर हो जाता है अपना। तो अभी सेबी ने 2021 में एक जो रिपोर्ट दी थी इनिशियली इस रिपोर्ट में जो टॉप 1000 कितने 1000 लिस्टेड कंपनी है ध्यान रखना है। जो 1000 लिस्टेड कंपनी है कंपनीज़ हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के लिए इस चीज़ को इसको शुरू किया था और ये जो रिपोर्ट है, इस बात को भी ध्यान रखिए क्वेश्चन बना क्यों था? बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट ये इस वजह से बना था क्योंकि ये लाया गया किसकी जगह पर लाया गया? तो बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट की जगह पे लाया गया। यानी कि जो बीआरआर है, बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, इसकी जगह पर किसको लाया गया? इसकी जगह पर लाया गया था लाया गया किसको? बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को। ठीक है? तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी बना है। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग
बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके नाम से ही देखो, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, तो यहाँ पर ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की ही है, इसमें फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं की गई है, मैक्सिमम नॉन फाइनेंशियल नेचर्स की बात की गई है। तो इसमें अपना बी आंसर तो सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। वो कैसे देखेंगे आप यहाँ पर? तो मेनली जो आप इसको पढ़ते हैं, है ना, इसको आप जो पढ़ते हैं किसको, जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, इसको जब आप पढ़ते हैं तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कैप्चर द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी ऑन एनवायरमेंट। ग्रीन एनवायरमेंट से क्वेश्चन ये बना है, सोशल एंड गवर्नेंस। तो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की अगर आप बात करेंगे तो ये चीज़ निकल कर आपके सामने आता है। तो इसमें जो कैप्चर किया जाता है कि भाई देखो, जो बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी, जो इतने बड़े-बड़े कंपनीज़ काम कर रहे हैं इंडिया में, इसको लाने के पीछे का रीज़न है, जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनकी भी कोई रिस्पांसिबिलिटी बननी चाहिए। किसके लिए? कि भाई समाज के लिए, कि भाई जो एम्प्लॉइज़ हैं, रोज़गार को रोज़गार प्रदान करें वो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? एम्प्लॉइज़ के वेल-बीइंग की बात करें, उनके लिए जो अच्छी सुविधाएँ होनी चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, रिस्पांसिबल प्रोडक्ट यूज़ होना चाहिए, सप्लाई चेन सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए। ठीक है? ये एनवायरनमेंट के लिए क्या रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए यहाँ पर? आप एनवायरनमेंट के लिए देखेंगे तो रिसोर्सेज़ का यूज़ कितना हो रहा है? रिसोर्सेज़ और सस्टेनेबल रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी से ही मतलब आ जाता है कि रिसोर्सेज़ का यूज़ेज़ जो है वो किस तरीके से किया जाए। एनवायरनमेंट पर उनके द्वारा निकाला जा रहा वाला जो वेस्ट है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट वो कितने अच्छे से कर रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कितना अच्छे से कर रहे हैं। जो एमिशन हो रहा है उसको वो कितने अच्छे से रोक पा रहे हैं। गवर्नेंस में एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पांसिबल बिज़नेस कंडक्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस चीज़ को मेज़र करने के लिए इसको लाया गया था। पहले क्या था ये? तो ओनली पहले क्या था, बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट होता था। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया, बिज़नेस रिस्पांसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को और जोड़ दिया गया कि यानी कि बिज़नेस की रिस्पांसिबिलिटी सोसाइटी के लिए तो है ही, उसके साथ-साथ ये एनवायरनमेंट के लिए भी इसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी है। सस्टेनेबल तरीके से आप जो रिसोर्सेज़ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज़ है, उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आप उसे इतनी बुरी तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि आने वाले समय में वाली जो पीढ़ी है उसके लिए तो बचेगा ही नहीं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाता है? बी। आई होप मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझाने में, अच्छे से समझाने में सफल रहा, सक्सेसफुल रहा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सेशन, ये सीरीज़, और एक-एक टर्म को हम अच्छे से समझ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए भाई। है ना? और सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो लोग लास्ट तक बने रहे, और जो लास्ट तक बने रहे वो बहुत कुछ अच्छा सीखा भी होगा उन्होंने, मैं ऐसी कामना करता हूँ। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है, मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज़रूर जाइए और चैनल को तो सब्सक्राइब आपको करना ही है। सो थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन एंड जय हिंद।